फास्ट कैरियर ग्रोथ। आप सभी को फास्ट कैरियर ग्रोथ चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कि 5S का लीड असेसर ट्रेनिंग के बारे में। ये बेसिक ट्रेनिंग सेशन है। इसे हम कोशिश करेंगे कि बेसिक होता क्या है, 5S लीड असेसर ट्रेनिंग आप जब भी कहीं पे कोर्स करेंगे वो आपको क्या पढ़ाएंगे, इसके बारे में हम थोड़ा सा बेसिक के ऊपर बात करेंगे। तो 5S लीड असेसर होता क्या है, इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, आपको क्यों करना चाहिए 5S लीड असेसर सर्टिफिकेशन कोर्स। तो ये जो वीडियो है पहला वीडियो है। टोटल 5S लीड असेसर ट्रेनिंग सेशन को मैंने 2 वीडियो में डिवाइड किया हुआ हूँ, और उसमें ये पहला वीडियो में हम आधा कवर करेंगे और बाकी आधा हम दूसरा वीडियो में हम कवर करेंगे। सो वेलकम टू 5S लीड असेसर ट्रेनिंग सेशन। ये दिस इज ऑल अबाउट मी, और जो कंटेंट रहेगा ये सेशन का ये रहेगा 5S audit versus assessment, why 5S assessment is needed, types of 5S assessment procedures, documents क्या क्या चाहिए, assessment tips, stages of assessment, that means assessor का क्या क्या stages रहेगा, और guidelines for assessment। इतना टॉपिक हम कवर करेंगे in this video. So let's begin. So, what is the difference between 5S audit and assessment? 5S audit क्या होता है और 5S assessment क्या होता है? 5S audit ये बोलता है generally refers to audit by the team or top management on its own system। जो लोग उस एरिया पे और जो मशीन पे काम करते हैं, कि जो एरिया ओनर है, जो टीम लीडर है, जो सुपरवाइजर है, उनके माध्यम से आपको ऑडिट करना पड़ता है कि 5S का स्कोर क्या है, 5S का लेवल क्या है। और दूसरा क्या रह गया कि फॉलोड बाय स्कोरिंग और रेटिंग ऑन इंटरनल स्केल। आपने कुछ स्केल डिफाइन किया है, उसी स्केल और रेटिंग के हिसाब से 1 2 3 5 स्केल में वो रेटिंग करते हैं कि लेवल क्या है, कौन सा पॉइंट कितना रेटिंग पे कितना रेटिंग और स्कोर अचीव करता है। दूसरा रह गया क्या, मोस्टली डॉक्यूमेंट ऑडिट इज नॉट कवर्ड। इसमें जो डॉक्यूमेंट ऑडिट है वो जनरली कवर नहीं होता है। खाली जो वर्क प्लेस है जहाँ पे आप काम करते हो और उस एरिया का खाली ऑडिट किया जाता है, डॉक्यूमेंट इतना ज्यादा कवर नहीं होता है। नेक्स्ट जो होता है 5S असेसमेंट क्या है, असेसमेंट होता है जनरल रिपोर्ट्स बाय असेसमेंट बाय एन एक्सटर्नल एजेंसी। कोई एक थर्ड पार्टी एजेंसी के माध्यम से आपको इसको ऑडिट करना है, ऑडिट करवा के एक स्कोर लाना है कि आपका 5S का जो इम्प्लीमेंट किया है आपने अपना प्लांट में, उसका लेवल कौन सा लेवल पे आपका 5S चल रहा है। ऑडिट जनरली इंटर डिपार्टमेंट भी हो सकता है, इंटर डिपार्टमेंट का मैनेजर हो सकते हैं, लेकिन असेसमेंट के लिए आपको थर्ड पार्टी हायर करना पड़ेगा। और दूसरा क्या रहेगा, ऑलवेज प्रोवाइडेड बाय रेटिंग ऑन ए स्टैंडर्ड स्केल। वो जो भी आप थर्ड पार्टी एजेंसी लेंगे उन्होंने कुछ स्टैंडर्ड स्केल एंड प्रोसीजर के बनाते हैं, और उसी हिसाब से आपका फैक्ट्री को इवेलुएट करते हैं और एक रैंकिंग देते हैं। और दूसरा क्या रह गया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज मैंडेटरी, और इसमें वो जो 5S का डॉक्यूमेंट है, क्या आप 5S इंप्लीमेंट कर रहे हैं कंपनी में, क्या इंटरनल ऑडिटिंग का क्या प्रोसीजर है, इंटरनल ऑडिटिंग करने के टाइम पे आपका पहला इंटरनल ऑडिटिंग और दूसरा इंटरनल ऑडिटिंग फेज बाय फेज ऑडिटिंग का स्कोर कैसे रहा, और वो कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हो, क्या प्रोसीजर है, कौन कौन लोग इन्वॉल्व हुए हैं ऑडिट में, ऑडिटर कौन है, इंटरनल ऑडिटर कौन है, वो सबके बारे में, वो जो भी डॉक्यूमेंट है उसके बारे में भी वेरिफिकेशन किया जाता है कि 5S असेसमेंट के टाइम पे। नेक्स्ट क्या रहे, नेक्स्ट रह गया कि वाई 5S असेसमेंट। आप 5S असेसमेंट क्यों करना चाहते हो। देखिए 5S का जो फेज होता है वो 5 फेज में होता है। एक हो गया शॉर्ट, सेटिंग ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइज एंड सस्टेन। ये जो 5S का जो स्टेप है हम दूसरा वीडियो में देखेंगे, इसमें हम कवर करेंगे नहीं। थोड़ा सा लास्ट पार्ट में मैं कवर करने का कोशिश करूंगा कि 5S जब ऑडिट करेंगे कि असेसमेंट करेंगे, उसमें आपको किस टाइप का आपका नजरिया कैसा होना चाहिए, आपको क्या दिखना चाहिए, आप कैसे देखना चाहिए, वो सब इसी वीडियो के लास्ट में हम देखेंगे। लेकिन 5S असेसमेंट क्यों जरूरी है, कि पहला होता है कि टू फाइंड द एक्चुअल स्टेटस, आपका कंपनी और आपका ऑर्गेनाइजेशन 5S के जो इम्प्लीमेंट आपने किया है उसका लेवल कौन सा है, टू असेस द गैप। अपने डेली बेसिस में काम करो, हो सकता है आपको गैप नजर ना आए, लेकिन जो थर्ड पार्टी एजेंसी है वो आपको कुछ सजेशन दे सकते हैं, क्योंकि वो डिफरेंट कंपनी, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन विजिट करते हैं, ऑडिट करते रहते हैं, तो उनको कुछ आइडिया देता रहेगा, सो दैट वो आपको देते रहेंगे, और वो आप इम्प्लीमेंट करके आपका जो 5S का लेवल है थोड़ा सा हाई कर सकते हो। दूसरा तीसरा क्या हो गया, टू आइडेंटिफाई द हिडन इश्यूज।
जो चीज़ आप डेली करते हो सकता है आप वो प्रॉब्लम को देख नहीं पा रहे हो, लेकिन जो ऑडिटर है, जो असेसर है, वो उसको देखेंगे और आपको बता के जाएँगे सो दैट आप उसके ऊपर काम कर सकते हो। टू प्रोवाइड द इम्प्रूवमेंट गाइडलाइंस, वो आपको इम्प्रूवमेंट करने के लिए कुछ गाइडलाइंस भी देते हैं कि आपको कैसे इम्प्रूवमेंट करना है, इसका क्या प्रोसीजर होना चाहिए, स्टैंडर्ड जो वर्क इंस्ट्रक्शन 5S का जो होता है मैनुअल, उसमें क्या चेंजेस लाएँगे, इसके ऊपर भी आपको कुछ पॉइंट्स देते हैं। लास्ट में क्या होता है, टू फैसिलिटेट द प्रोसेस, आपका प्रोसेस को फैसिलिटेट करते हैं। और इसमें क्या रहेगा ना, इसमें एक रहता है कि prepares detailed assessment report points and areas of improvement and send to the organization, वो एक डिटेल रिपोर्ट बनाते हैं, एरिया वाइज रिपोर्ट बनाते हैं, क्या इंप्रूवमेंट एक्शन पॉइंट रहेगा, और रिपोर्ट बना के आपका मैनेजमेंट को सबमिट करते हैं। नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट रह गया कि टाइप्स ऑफ 5S असेसमेंट। 5S असेसमेंट का क्या क्या टाइप होता है। एक होता है कि सेल्फ असेसमेंट, दूसरा होता है इंटरनल असेसमेंट, और तीसरा होता है एक्सटर्नल असेसमेंट। सेल्फ, इंटरनल और एक्सटर्नल। नेक्स्ट क्या है कि सेल्फ असेसमेंट होता क्या है। सेल्फ असेसमेंट जो होता है जो कि उस एरिया का जो लोग काम करते हैं, जो उस एरिया के साथ जुड़े हुए हैं, वो लोग असेसमेंट करते हैं कि अपना एरिया किस स्टेज में है, 5S के स्कोरिंग के हिसाब से, 5S का जो चेक पॉइंट है उसके हिसाब से अपना एरिया कौन सा लेवल पे और कौन सा स्टेज में है। इसका मतलब क्या हो गया, द जोन मेंबर्स कैरीज आउट असेसमेंट at a stated frequency in their own zone and keeping on correcting their deviation। दैट मीन्स क्या हो गया, जो जोन मेंबर है, जो उस एरिया में काम करते हैं, और जो उस जोन में जो लीडर है, वो असेसमेंट फ्रीक्वेंट बेसिस में करते रहते हैं, और उसमें जो फॉल्ट फाइंडिंग होता है, जो भी 5S में कुछ डेविएशन होता है, उसको ठीक करते रहते हैं। नेक्स्ट क्या रहेगा इस पॉइंट में, कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट हैबिट्स टुवर्ड्स सस्टेनेंस ऑफ द इम्प्रूवमेंट। आपने 5S में 5S को एक दूसरे स्टेज में लेने के टाइम पे जो भी इम्प्रूवमेंट आपने किया था, कि वो बेस्ट प्रैक्टिस होता है उसको सस्टेन करने के लिए जब आप असेसमेंट करते हो। दूसरा क्या हो गया, इंटरनल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट क्या होता है ना, जोन असेसमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट आर जनरली कैरिड आउट बाय trained internal auditors of other zones of same organization। मान लीजिए कि कोई एक इंटरनल ऑडिटर का कोर्स किया हुआ है, कि उसको इंटरनल ऑडिटिंग के बारे में पता है, और वो दूसरा डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, तो आप उनको बुला के आपका एरिया का ऑडिट करवा सकते हो। और क्योंकि आप डेली बेसिस में उस एरिया में काम कर रहे हो, तो आपको पता नहीं चलेगा उसमें क्या अच्छाई है क्या बुराई है, क्योंकि आप यूज टू हो गए हो। लेकिन जो दूसरा डिपार्टमेंट से आएंगे, वो थोड़ा सा दूसरा नजरिए से देख के आपको कुछ फॉल्ट फाइंडिंग का बताएंगे कि इसमें ये इंप्रूवमेंट हो सकता था, इसमें ये कर सकते हो क्या, वो आपको कुछ पॉइंट देते जाएंगे, और उसमें एक स्कोरिंग आपको स्कोर भी आपको देते हैं कि आपका जो 5S का लेवल है इस स्टेज में, इसको बोला जाता है इंटरनल असेसमेंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है ना, जनरल इट इज डन वंस इन ए फॉर्टनाइट और मंथली इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। आप महीना में एक बार कर दीजिए, नहीं तो 15 दिन में एक बार कर दीजिए, और उसमें एक स्कोरिंग लेके आई, और स्कोरिंग आपको देखना पड़ेगा, पहला स्कोर से जो दूसरा स्कोर आएगा वो थोड़ा सा अच्छा होना जरूरी है। और इसमें जो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक 5S लेवल में स्टेप बाय स्टेप इंप्रूवमेंट करते रहता है। नेक्स्ट क्या, लास्ट जो रह गया था, एक्सटर्नल असेसमेंट। ये होता है थर्ड पार्टी ऑडिट। इसमें क्या होता है ना, असेसमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन that are carried out by external agency और consultant। जो एक थर्ड पार्टी एजेंसी है, आप उनको हायर करते हो अपना कंपनी का असेस 5S का लेवल मेजर करने के लिए, और मान लीजिए आपने कुछ लेवल मेंटेन कर लिए, तो वो आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करते हैं कि नहीं, आपका कंपनी बेस्ट 5S का एग्जांपल है। नेक्स्ट क्या रह गया कि इट इज डन टू गेट रीड ऑफ स्टैग्नेंसी स्टेट, गेट न्यू व्यू पॉइंट्स, डायरेक्शन टू मूव और इम्प्रूव द सिस्टम टू नेक्स्ट हायर प्लेन। इसका मतलब क्या हो गया कि आपको वो कुछ पॉइंट्स देते हैं, आपको कुछ गाइडलाइंस देते हैं, आपको गाइड भी करते हैं, कुछ इंप्रूवमेंट एक्शन पॉइंट देते हैं कि आपको जो 5S का लेवल होता है, बेस्ट लेवल होता है, उसको अचीव करने के लिए। नेक्स्ट क्या रह गया, जनरल इट इज डन वंस इन ईयर और ट्वाइस इन ईयर टू गेट ए थर्ड आई पर्सपेक्टिव ऑन द 5S इम्प्लीमेंटेशन इन योर फैक्ट्री, इन योर ऑर्गेनाइजेशन, इन योर एरिया। इसका मतलब क्या हो गया, वो एक थर्ड आई जैसा काम करता है, तीसरा नेत्र ऐसा काम करता है। इसका मतलब वो बाहर से आए हुए हैं, उनको आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, बस प्रोसेस के बारे में पता है, लेकिन आपको एरिया देखेंगे क्या आपका प्रोसेस है, इसमें और क्या हो सकता है, क्योंकि वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन विजिट करते हैं, उनका ऑडिट करते हुए उनका बहुत सारा एक्सपीरियंस है, तो वो क्या डिफरेंट बेस्ट प्रैक्टिस अदर कंपनी क्या कर रहा है, वो सोच सकते हैं, आपको वो गाइड करेंगे कि नहीं आप भी सेम प्रोसीजर आपके फैक्ट्री में इंप्लीमेंट करो, और उसमें कुछ बेनिफिट आपको मिल सकता है 5S इंप्रूवमेंट करने के टाइम पे। नेक्स्ट क्या रह गया, नेक्स्ट रह गया सम ऑफ द डॉक्यूमेंट्स टू बी कंसीडर्ड फॉर डॉक्यूमेंट रिव्यू।
आप जब थर्ड पार्टी ऑडिट करवाते हो 5S के लिए, 5S असेसमेंट के लिए, तो थर्ड थर्ड पार्टी असेसमेंट जब वो करते हो तो क्या-क्या डॉक्यूमेंट के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। पहले तो आपके पास एक 5S का मैनुअल होना चाहिए। आप 5S कैसे आपके कंपनी में इम्प्लीमेंट किए हो उसको और कैसे उसको फॉलो कर रहे हो उसके बारे में डिटेल एक मैनुअल होना चाहिए। नेक्स्ट क्या हो गया? ना गेट रेड टैग रजिस्टर, डिस्पोजल पॉलिसी, कंप्लायंस रिकॉर्ड। आपका रेड टैग रजिस्टर मतलब जो चीज़ अफ़गानिस में आपको मिला उसका रजिस्टर होना चाहिए। उसका डिस्पोजल आप कैसे उसको डिस्पोजल कर रहे हो, क्या कौन सा चीज़ को कैसे आप एनवायरमेंट में कंप्लायंस के हिसाब से हो, चाहे वो आपका में स्पेयर पार्ट से आपको बेच के कुछ पैसा मिलता है तो उसको कैसे आप डिस्पोजल कर रहे हो, क्या उसका पॉलिसी है, उसका टाइम फ्रीक्वेंसी क्या है, और एक कंप्लायंस रिकॉर्ड होना चाहिए। उसमें क्या-क्या कंप्लायंस आता है वो उसको सभी तरह का कंप्लायंस उसमें रिकॉर्डेड हो। नेक्स्ट क्या है कि होता है कि एसओपी। आपका एसओपी क्या है? 5S आपका जो कंपनी में जो प्रोसेस चल रहा है उसका एसओपी क्या है? 5S का ऑडिटिंग का एसओपी क्या है? इस सब के बारे में आपका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है कि डिस्पोजल से लेकर जो भी आपका काम कर रहे हो, चेकशीट से लेकर ऑडिट प्लान है, सब चीज सब कुछ आपका एक एसओपी में डिफाइंड होना जरूरी है। नेक्स्ट क्या हो गया कि आपका ऑडिट चेकलिस्ट क्या है? आप जो इंटरनल ऑडिट कर रहे हो, सेल्फ असेसमेंट कर रहे हो कि इंटरनल असेसमेंट कर रहे हो, उसका चेकशीट क्या है? आप क्या-क्या देखते हो? कैसे आपका जो स्कोरिंग होता है 1 टू 5 रेटिंग में कि परसेंटेज में देते हो, वो कैसे आप करते हो? उसका एक ऑडिट चेकलिस्ट भी वो देखते हैं कि आपका जो पिछले 1 साल का रिपोर्ट देखते हैं, पिछले 6 महीने का रिपोर्ट देखते हैं कि आपका ऑडिट स्कोर क्या रहा, और एक ओवरऑल देखते हैं कि ईयर बाय ईयर आपका क्या ऑडिट स्कोर चल रहा है, वो भी चेक करते हैं। नेक्स्ट क्या हो गया कि इंटरनल ऑडिट प्लान। आपका इंटरनल ऑडिट प्लान क्या है, इसका शेड्यूल क्या है, ऑडिट का ऑब्जर्वेशन क्या था, कौन उस ऑडिट में रिस्पॉन्सिबल कौन था, और लिस्ट ऑफ ट्रेंड इंटरनल ऑडिटर के बारे में भी इसमें वो चेक करते हैं डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट क्या हो गया ना क्लियरिंग शेड्यूल, शेड्यूल और चेकलिस्ट। आपका जो शेड्यूल था, जो चेकलिस्ट था, वो उसका क्लीनिंग के ऊपर भी देखते हैं, क्लीनिंग का चेकशीट क्या था और उसका शेड्यूल क्या था, क्या वो क्लीनिंग का शेड्यूल और चेकशीट जो भर रहा है कि नहीं भर रहे हैं, प्रोसीजर फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और उसके बारे में भी ये चेक करते हैं। नेक्स्ट रह गया कि इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स, साइकिल टाइम रिडक्शन प्रोजेक्ट, फैटिग रिडक्शन, काइजेंस और एसजीए ईटीसी, इसके ऊपर भी वो डॉक्यूमेंट देखते हैं आपने क्या क्या इंप्रूवमेंट एक्शन पॉइंट लिए। और साइकिल टाइम में रिडक्शन प्रोजेक्ट में देखते हैं कि आपने 5S इंप्लीमेंट करने के बाद आपका साइकिल टाइम क्या रिडक्शन हो गया, आपका जो मटेरियल रिट्रीवल टाइम था, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स था, क्या कितना टाइम पे जाके माल को सर्च करके लेते हैं, आपका इन्वेंट्री लेवल कैसे आपको पता चल जाता है इजीली, वो सब चीज आपका चेक करते हैं इसी रिपोर्ट में। नेक्स्ट क्या रिपोर्ट चेक करते हैं ना 5S स्टीयरिंग कमेटी रिव्यू, मीटिंग ऑफ मिनट्स, रिव्यू इफेक्टिवनेस। आपका 5S का जो कंपनी में स्टीयरिंग कमेटी है उसके कौन है, उसका हेड है, हेडिंग कौन कर रहे हैं, जोनल लीडर कौन है, उनका ट्रेनिंग सेशन, ट्रेनिंग डेवलपमेंट कैसे चलता है, आप मीटिंग किस फ्रीक्वेंसी में करते हो, मीटिंग में क्या जो ऑब्जेक्ट मतलब पॉइंट्स निकल के आते हैं, और वो पॉइंट्स कब तक क्लोज हो जाता है, उसके ऊपर भी वो डॉक्यूमेंट चेक करते हैं। और इसका इफेक्टिवनेस देखते हैं, आप जो मीटिंग कर रहे हो इंप्लीमेंट हो रहा है, उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है आपका ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट क्या है ना ट्रेनिंग इनिशिएटिव्स रिकॉर्ड। क्या आपने जो 5S इम्प्लीमेंट किए हो कंपनी में, उसका ट्रेनिंग इनिशिएटिव में आपने क्या क्या लिए हुए हैं, उसका ट्रेनिंग रिकॉर्ड भी चेक करते हैं, लोगों को कैसे ट्रेन कर रहे हो 5S के बारे में, और जो नया लोग आ रहे हैं, नया लोग जो ज्वाइन कर रहे हैं, वो आपका सिस्टम में कैसे यूज टू हो रहे हैं, उनको आप कैसे ट्रेनिंग दे रहे हो, वो रिकॉर्ड भी चेक करते हैं। नेक्स्ट क्या हो गया डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग RNR एंड CSR इनिशिएटिव्स। आपने क्या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी इनिशिएटिव ले रहे हैं, उसके ऊपर भी आपने वो भी डॉक्यूमेंट चेक करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या रह गया, असेसमेंट टिप्स। असेसमेंट टिप्स में हम क्या देखेंगे कि इसमें ये देखेंगे ड्यूरिंग ए 5S असेसमेंट द असेसर ऑब्जर्व्स द रेड टैग एरिया। पहले तो वो देखता है कि रेड टैग एरिया, वो पहले जाके देखता है कि रेड टैग एरिया कैसा आपने रेड टैग एरिया बनाया है, इसका क्या मैकेनिज्म है, कैसा इसका प्रोसीजर है, क्या रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर रहे हो, तो मतलब पहले ये पहले देखता है असेसमेंट। इसका पहले आपको ये देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या देखना पड़ेगा आपको, एंड फाउंड दैट for a new items, the disposal actions was not compliant with the stated frequency for disposal। आप जब असेसमेंट करने जाएंगे तो आपको जो जो उसी इंटरवल में जो डिस्पोज हुआ रहेगा, जो उसी टाइम फ्रेम और नियर टाइम फ्रेम में जो डिस्पोज हुआ रहेगा कि टैग में आया रहेगा, क्या उन्होंने क्या क्या फॉलो किया था, आपको एक सैंपल बेस में चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या टिप्स रहेगी आपके लिए कि द डिस्प्लेड डिस्पोजल पॉलिसी states that the items will be disposed from the red tag area within 4 days। आपका जनरली 4 डेज के अंदर आप जो रेड टैग एरिया में जो सामान रखा है, जो आपको जरूरत है नहीं है, तो उसको आपको 4 दिन के अंदर कि आपका जो भी आपने पॉलिसी में डिफाइन किया हुआ रहेगा, क्या
उन्होंने उसको फॉलो किया है कि नहीं किया, उसको क्रॉस चेक करना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया? द असेसर ऑब्जर्व्स टू ऑफ द आइटम्स व्हिच आर देयर आर फॉर 6 डेज एंड द पॉइंट आउट दिस टू द ऑडिटी। जो उस एरिया का जो रेट टैग एरिया का जो उस जोन का हर एक जोन वाइज आप रेट टैग बना सकते हो, नहीं तो एक कंपनी वाइज 2-3 रेट टैग जोन बना सकते हो आपके कन्वीनियंस के हिसाब से। लेकिन जो उस ओनर है आप उसको बता सकते हो, देखिए आपका ये आइटम 7 दिन से ज़्यादा हो गया, फिर भी इसका रेट टैग एरिया में पड़ा हुआ है, इसका क्या आपने एक्शन लिया है, क्यों पड़ा है, आपको क्रॉस क्वेश्चन पूछना चाहिए और ये ऑडिटी को आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्या रह गया? द ऑडिटी told the assessor that the last 2 days were company holidays and hence could not be compliant with the schedule. However, it will be done today. तो आपको ऑडिट को जवाब इस तरह की भी हो सकता है, लास्ट 2 दिन से कंपनी बंद था इसलिए हमने नहीं कर पाए थे, आज कर लेंगे। नहीं तो ये इसका डिसीजन यहाँ से पेंडिंग है, नहीं तो वो एब्सेंट है, नहीं तो इसके ऊपर अभी हमको ये फर्स्ट टाइम आया तो इसके ऊपर हमने कोई डिसीजन ले नहीं पा रहे, हमको मैनेजमेंट का सपोर्ट चाहिए कि दूसरा पार्टी का सपोर्ट चाहिए, इंटर डिपार्टमेंट जो भी प्रॉब्लम है आपको कुछ एक्सप्लेनेशन देगा। नेक्स्ट क्या रह गया? आर दिस सिचुएशन हाउ यू विल प्रोसीड एज एन असेसर। ये सब कंडीशन में आज असेसर, आज जो थर्ड पार्टी असेसर के हिसाब से आपको कैसे ये सिचुएशन को बैलेंस करना है इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेजेस ऑफ असेसर। स्टेजेस ऑफ एन असेसर, असेसर का क्या क्या स्टेजेस होता है? पहला हो गया कंप्लायंस, दूसरा हो गया एडिक्वेसी, तीसरा हो गया इंप्रूवमेंट और चौथा हो गया वैल्यू एडिशन। तो कंप्लायंस क्या होता है? कंप्लायंस स्टेट में क्या होता है? तो असेसर ऑब्जर्व्स द कंप्लायंस टू द स्टैंडर्ड चेकलिस्ट। जो आपका जो स्टैंडर्ड चेकलिस्ट है आप उसके हिसाब से कंप्लायंस को ढूंढोगे, क्या सही है, क्या फॉलो हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्या है? एडिक्वेसी। एडिक्वेसी में क्या होता है? इसमें देखता है कि स्टार्ट चेकिंग कंप्लायंस एंड ऑल्सो स्टार्ट चेकिंग द एडिक्वेसी ऑफ द सिस्टम विद द स्टैंडर्ड चेकलिस्ट एंड प्रोवाइड गाइडेंस और गाइडलाइंस। इसमें क्या होता है कि आपने कंप्लायंस को चेक किए, उसमें क्या सही है क्या नहीं है आपका स्टैंडर्ड चेक के हिसाब से, और आपको कुछ गाइडलाइंस देना है कि आप उसको कैसे ठीक करोगे, कितना दिन के टाइम के अंदर आपको ठीक करना चाहिए, कब तक आप रिपोर्ट सबमिट कर दोगे। तो ये एडिक्वेसी के ऊपर बात करता है। थर्ड स्टेज क्या है? कि इम्प्रूवमेंट। तो इसमें क्या होता है? नॉट अपार्ट फ्रॉम चेकिंग कंप्लायंस एंड एडिक्वेसी, असेसर स्टार्ट सजेस्टिंग इम्प्रूवमेंट एंड सजेशन। तो इसमें क्या होता है कि चेकिंग को जो चेकिंग कंप्लायंस चेकिंग के दौरान जो कंप्लायंस मिला है उसमें क्या गैप है उसको जो ऑडिट है उसको बताता है, और इम्प्रूवमेंट सजेशन और कुछ देते रहते हैं, और उनसे उम्मीद ये रखते हैं कि ये कितना जल्दी आप क्लोज करोगे, कि आप क्या इसमें और बेहतर कर सकते हो। नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट फोर होता है कि फोर स्टेज असेसर ये करता है कि वैल्यू एडिशन। आप मान लीजिए कि आपके ऑडिट के हिसाब से सब कुछ अच्छा मिल रहा है, सब कुछ अच्छा जा रहा है, ज़्यादा बड़ा कंप्लायंस नहीं है, एनसी नहीं मिल रहा है, तो आप थोड़ा सा और नेक्स्ट और नेक्स्ट लेवल तक लेके जाने के लिए आप उनको कुछ सजेशन देते हो। इसमें क्या बोलता है कि असेसमेंट बीइंग कैरिड आउट, हिडन इश्यूज क्लियरली टू द मैनेजमेंट। जो जो इसमें हिडन इश्यूज है आप उसको जो कि और चेकशीट में और रिपोर्ट में आ नहीं रहा, आप उसके बारे में मैनेजमेंट को बताओगे। असेसमेंट एंड द असेसमेंट रिपोर्ट्स अटेंड्स मैच्योरिटी। आप देखेंगे इसमें कितना जल्दी एक्शन लिया जा रहा है। ये जो असेसमेंट बिकम ये वैल्यू एडेड इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट। आपने जो असेसमेंट करके जाओगे वो एक मैनेजमेंट के लिए एक स्टेप टू एक्शन पॉइंट हो जाता है कि और कैसे हमारा कंपनी का और हमारा ऑर्गेनाइजेशन का 5S को एक बेहतर बना सकते हो। आप असेसर बन सकते हो, नहीं तो आप अपना असेसमेंट का कोर्स करने के बाद आप अपना उसी एंगल से आपके कंपनी में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो कि असेसर क्या देखता है और हम उसी एंगल से काम करें। तो इसमें ये होता है स्टेजेस ऑफ कंप्लायंस, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4। तो पहला हो गया कंप्लायंस, एडिक्वेसी, देन इंप्रूवमेंट और लास्ट वन इज वैल्यू एडिशन। नेक्स्ट स्लाइड क्या है? नेक्स्ट स्लाइड होता है कि कंप्लायंस है क्या। तो कंप्लायंस लेवल में आपको क्या देखना पड़ता है? कंप्लायंस लेवल्स में ये होता है कि द असेसर चेक्स हिज रिकॉर्ड एंड रिकॉर्ड दिस एज लैक ऑफ कंप्लायंस टू स्टेटेड रेट टैक्स सिस्टम। और स्टेज 2 में क्या है? द एडिक्वेसी लेवल, द असेसर इंटरैक्ट विद द ऑडिटी एंड इंश्योर whether the time for the removal is adequate. If yes, then he gives suggestion to modify the time and provide some time to him to clearing these
issue items or to rectify the system or to remove the items as per 5S manual। इसमें क्या बोलता है, असेसर चेक करता है एंड नोट डाउन करता है जो भी एनसी पॉइंट को। सेकंड में क्या होता है, यदि हाँ तो बोलते हैं, यदि हाँ बोलते हैं तो उस समय को आपको क्या करना पड़ेगा, लोगों को मंजूरी देने के लिए उन्हें कुछ समय प्रदान करना चाहिए और सुझाव देना चाहिए, और कितना टाइम के अंदर वो टाइम फ्रेम के अंदर वो आपको ठीक करके देंगे, उनको कुछ मौका देना चाहिए। स्टेज 3 में क्या बोलता है ना, द असेसर ऑडिट के साथ बातचीत करते हैं और मंजूरी के पहले उसको रेक्टिफाई करने के लिए कुछ ये सजेशन देते हैं। तो इसमें क्या बोलता है, इसमें द असेसर इंटरेक्ट विद द ऑडिटी एंड गेट्स द पास्ट रिकॉर्ड्स ऑफ क्लियरेंस। नाउ टू केसेस कम। इसमें पहले तो आपको ऑडिट स्टेज 2 में आप टाइम दिए और उसको ठीक करने के लिए दिए, तो उसमें ऑडिट के साथ आपने इंटरेक्ट किया, तो उसका जो पहला जो था क्या वो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, उसको चेक करते हैं। लेकिन इसमें 2 केस आ जाएगा। पहला केस क्या होगा, पहला केस ये होगा कि ऑल अलोंग द जोन हैज नॉट क्लियर्ड द आइटम्स on the time more than 70% of the time, assessor drill down further to get the bottleneck point and highlight to the management। आपने देखा कि 70% से आप सब जो भी जोन ऑडिट असेसमेंट किए उसमें आप देख रहे हो 70% का जो आइटम है, 70 जो सभी एरिया में 70% से ज्यादा आइटम जो है वो क्लियर स्टेज में नहीं है। तो आप देखते होंगे क्या बटलनेक है, और सेम बटलनेक पॉइंट को आपको मैनेजमेंट को पास करना है। नेक्स्ट क्या रहेगा कि आप देख रहे हो कि ऑल अलोंग द जोन हैज क्लियर द आइटम्स ऑन टाइम इन मोर देन 70% ऑफ द टाइम, असेसर appreciate and give grace time for the completion, further ask the people to find out the causes and improve the compliance to more than 90%। मान लीजिए आपने देखा कि 70% आपका सही चल रहा है, टाइम के हिसाब से आप सब कुछ कर रहे हो, जो 30% में दिक्कत है आप उनको कुछ ग्रेस टाइम देते हो कि नहीं आपका ये 70 तो ठीक हो गया है, 30% का काम बाकी रह गया, आप उसको खत्म करो और इसको एक 90% लेवल तक लेके आओ, और उनको कुछ सजेशन देते हो, लोगों को पूछते हो, और कितना टाइम पे खत्म करोगे, कितना जल्दी खत्म करोगे, उसके बारे में आप ऑडिट से बातचीत करते रहते हो। नेक्स्ट स्टेज क्या हो गया, वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन क्या होता है, व्हेन द कंप्लायंस इज मोर देन 70% ही अप्रिशिएट एंड गिव्स ए सजेशन टू चेंज द स्टैंडर्ड फ्रॉम 4 days to 4 working days। आपको मान लीजिए कि 70% से आपका ज्यादा ये कंप्लायंस मान लीजिए कि 4 दिन से 70% से ज्यादा है, तो आपको उनको 4 दिन की 4 वर्किंग डेज आपको देना है। आपको फिर दोबारा ऑडिट करना है, नहीं आप अभी प्रिपेयर्ड नहीं हो, आपने काम को ठीक किया नहीं, आपने जो ऑडिट की चेकशीट है उसके हिसाब से काम नहीं किया है, तो आपको मैं 4 दिन टाइम देता हूँ ये और 4 वर्किंग डेज देता हूँ, तो आप उसको ठीक करिए और दोबारा इसको ऑडिट करेंगे। ये वैल्यू एडिशन का ये रहता है। तो आपका जो गाइडलाइंस क्या रहेगा, गाइडलाइंस फॉर असेसमेंट क्या रहेगा, गाइडलाइंस ये रहेगा, डिवाइड द एरिया इनटू सब एरियाज और जोन। आप असेसमेंट करने जा रहे हो तो सभी एरिया को एक जोन वाइज डिवाइड करना है, नहीं तो उन्होंने कुछ इंप्लीमेंट किए तो उनका जोन जोन मैप आपको लेना है। दूसरा क्या हो गया ना, डेवलप एंड यूज एन अप्रोप्रिएट चेकलिस्ट फॉर द जोन, डू सम होमवर्क, इट इज ऑलवेज गुड एंड कीप यू ट्रिम्ड। आप उस कंपनी के बारे में पहले से कुछ पता करिए, उनका प्रोसेस क्या है, वो क्या क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं, उनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है, उनका वर्क इंस्ट्रक्शन क्या है, थोड़ा सा होमवर्क करिए और थोड़ा सा नॉलेज पहले से लेके जाइए, सो दैट आप उनको उस असेसमेंट के दौरान कुछ सजेस्ट कर पाएंगे। और उसके बाद क्या हो जाएगा कि आपको कि लुक फॉर ओबियस नॉट सो ओबियस कंडीशन एज पर चेकलिस्ट। आपको जो ठीक लगे, आपको लगता है कि जो हो सकता है आप उसको ऊपर बात करें, जो नहीं हो सकता है, जो थोड़ा सा दूर दिखता है कि इसके ऊपर और थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, पहले उसको छोड़ के पहले जो जल्दी हो सकता है उसके ऊपर आप उनको सजेशन देना जरूरी होता है। नेक्स्ट क्या हो गया, टॉक टू द एम्प्लॉई इनफॉर्मली एंड मेक एन असेसमेंट ऑफ देयर इन्वॉल्वमेंट एंड मोटिवेशन। आपको फॉर्मली इनफॉर्मली बात करना है, आप उनके साथ अच्छे से बात पेश आइए और उनके साथ अच्छा इन्वॉल्वमेंट बनाते जाइए और उनको मोटिवेट कीजिए, सो दैट वो आपके तरफ अट्रैक्ट होते जाएंगे और आपके साथ खुल के काम ऑडिट के टाइम पे आपको हेल्प करेंगे। ऑडिट के टाइम पे आपको बताते जाएंगे क्या उनका डिफिकल्टीज है, उन्होंने कौन सा लेवल तक लाया है, क्या वो खाली दिखावा है या वो एक्चुअली कर रहे हैं, वो आपको थोड़ा सा इनफॉर्मली जब आप इंफॉर्मेशन पास करते रहेंगे तो आपको मिलते रहेगा। इसमें आपको क्या देखना है ना, ऑल योर सेंसेस
शुड बी ट्यून्ड टू सेंस एंड कलेक्ट ऑब्जर्वेशन। आपका जो पंच इंद्रिय होता है, आँख, कान, नाक सब खुला करके लोगों के साथ मिलता रहना है। हर एंगल से आपको सोचना है, क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है, क्या ऑब्जर्वेशन इससे मिल रहा है, हम क्या इसमें और एक्शन ले सकते हैं, आपको हर एंगल से सोचना पड़ेगा। आज है आशीष। नेक्स्ट क्या है? डू नॉट मेक sarcastic comment and avoid blaming words और criticizing comments और argument। आप किसी को क्रिटिसाइज मत करिए, किसी का मोरल डाउन मत करिए, आपने वो नहीं किया, किसी को ब्लेम मत करिए, किसी के साथ आर्गुमेंट नहीं करना चाहिए, आप उनके साथ अच्छे से पेश रहने चाहिए। नेक्स्ट क्या हो गया कि आस्क लीडिंग ओपन एंडेड क्वेश्चंस टू एम्प्लॉइज व्हाइल ऑडिटिंग। आप उनको ओपन क्वेश्चन पूछिए कि ये क्यों हो रहा है, ये कैसा हुआ, और उनको ऐसा फ्रेंडली बिहेव करिए सो दैट वो आपको बताते जाएंगे कि इसका रीजन क्या है, और आपका काम है कि उसको इंप्रूवमेंट करना, ना इसको ब्लेम करना। नेक्स्ट क्या हो गया? डोंट बी रॉफ एंड टफ। आप रूट बिहेव मत करिए, क्योंकि वो एक ऑडिट है, आप असेसर हो, आप उस कंपनी में कुछ अच्छे के लिए ही ऑडिट कर रहे हो, उसे इंप्रूवमेंट करने के लिए ऑडिट कर रहे हो। क्यों ब्लेम गेम करेंगे तो आपको प्रॉब्लम जो है और छुपाते जाएंगे। नेक्स्ट क्या रहे कि ये कुछ साइन बोर्ड्स है, जब आप ऑडिट करेंगे तो ये सब चीज़ के बारे में ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि आपका साइन बोर्ड है कि नहीं है कंपनी के अंदर, जैसे एंट्री करेंगे देखेंगे साइन बोर्ड है कि नहीं है, लोग जो आ रहे हैं आपके कंपनी में, कि लोग जो काम कर रहे हैं उनको इंटर डिपार्टमेंट का तो बारे में पता होता है, लेकिन जो बाहर से आते हैं और वो कोई आपको मिलने के लिए आता है, वो कैसे गाइड करेगा, जो ट्रांसपोर्टेशन वाले वो कैसे आपके पास आएंगे, कोई बाहर का कोई सप्लायर है आपके मिलने के लिए आएगा तो वो कहाँ पे आप बैठ रहे हो, कैसे पता चलेगा कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ पे है, कौन सा लोकेशन पे है, कौन सा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, तो सब चीज के बारे में आपको एक साइन बोर्ड बना के आपको अच्छी तरह डिस्प्ले करना है। नेक्स्ट आपको क्या देखना चाहिए कि जोनल डिस्प्ले बोर्ड वो मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जोनल डिस्प्ले बोर्ड का कंटेंट क्या है, वो जो कंटेंट है क्या वो ऑर्गेनाइजेशन का बैलेंस स्कोर कार्ड के साथ अलाइंड है कि नहीं है, और डे टू डे बेसिस में उसको मेंटेन किया जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कौन उसका एरिया है, उसके ऊपर। नेक्स्ट क्या हो गया कि आप जब 1s 2s कर रहे हो सॉफ्ट फ्लोर का, बिफोर 1s क्या है था, आफ्टर 1s कैसा हो गया, 2s कैसा था, और आफ्टर 2s कैसा हो गया, उसका कुछ एविडेंस एविडेंस आपको देखना चाहिए कि लोग कितना इन्वॉल्व है उस 1s 2s के दौरान में। और उसके बाद आपको क्या देखना चाहिए ना, असेंबल्ड मेटल स्टोरेज सिस्टम, आपका जो मेटल स्टोरेज सिस्टम है वो कैसा है, जो नीड बेसिस में वो कैसे रख रहे हैं, और स्टोर में क्या रख रहे हैं। दूसरा है कि डिस्प्ले गैलरी है, टोटल जो 5S के बारे में आप कैसे डिस्प्ले कर रहे हो, रिजल्ट को कैसे ट्रैक कर रहे हो, आपका डे बाय डे जो मशीन का परफॉर्मेंस लेवल है वो कैसे आपका ट्रैकिंग मैकेनिज्म में वो आ रहा है, आप कैसे क्वालिटी को मेजर कर रहे हो, सब चीज़ जो डिस्प्ले मैकेनिज्म है आपका डिस्प्ले गैलरी में जाके उसको भी चेक करना चाहिए। एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, बिफोर आफ्टर का एक मिल जाता है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द लोकेशन फॉर द साइन बोर्ड स्ट्रेटेजी। आपका जो मशीन का जो कहीं पे मैनुअल रखने का जो शेल्फ है, कि ऑफिस का डॉक्यूमेंट्स है, कि आपका प्रोडक्शन का डॉक्यूमेंट्स है, डेली जो चेकशीट लाते हो कलेक्ट करके उसको जो फाइल में लगाते हो उसका चेकशीट है, आप कैसे रखते हो, उसका सेग्रीगेशन मैकेनिज्म, उसका नंबरिंग सिस्टम, फाइल का नाम क्या है, डॉक्यूमेंट प्रोसीजर क्या है, डॉक्यूमेंटेशन कैसे करते हो, वो सब चीज़ के बारे में आपको देखना है। आइडेंटिफाई द लोकेशन, कौन जो लोकेशन वाइज फाइल और सिस्टम आपका इन प्लेस है कि नहीं उसको भी चेक कर। दूसरा रहेगा कि गुड वर्किंग एनवायरनमेंट आपने कैसे डेवलप किया है, वो कैसे मेंटेन हो रहा है, और उसके बारे में भी आप जांच करते हैं। क्या रहेगा? गुड वर्किंग एनवायरनमेंट, जैसे कि हम पहले बात किया कि आपका एनवायरनमेंट कैसा है, लोग काम करने के लिए कितना ये है, फाइल वगैरह कैसा रखा जा रहा है, उसका हाउसकीपिंग कैसा किया जा रहा है, उसको कैसे आप मेंटेन करते हो, और कैसे आप एक फाइल ढूंढने के लिए जो कितना इजीली मिल जाता है, इस सब चीज़ के ऊपर आप ध्यान देना चाहिए। दूसरा जो सेफ्टी टू होता है, सेटन होता है, आपको इसमें देखना है कि कौन सा फास्ट इन फास्ट आउट, कैसे आपको जल्दी मिलना चाहिए, और कैसे आपको रखना चाहिए, कि वेट वाइज रखना है, कि साइज वाइज रखना है, कि आइटम वाइज रखना है, कि वैल्यू वाइज रखना है, इसके ऊपर भी आपको जो डॉक्यूमेंट है उसको देखना है कि उन्होंने कैसा रखा है। और इसमें आपको और भी देखना है कि कौन सा फैन, कौन सा मशीन, कौन सा लाइट, लाइट का स्विच, सबका नंबरिंग, और उसके साथ साथ जो इक्विपमेंट्स है, जो ऑफिस इक्विपमेंट्स है, कि आपका प्लांट में जो आपने फैसिलिटेट किया हुआ है वो सबका नंबरिंग हुआ कि नहीं है, और उसके ऊपर भी डिटेल भी आपको देखना चाहिए कि ये मेंटेन है कि नहीं है, नंबरिंग सिस्टम कैसा है, उसका इंडेक्स कैसा है, सब कुछ आपको। और क्या चेक करोगे? गुड वर्किंग एनवायरनमेंट भैया 2एस, आपको 2एस के माध्यम से आपने कैसे एनवायरनमेंट को बदलावा बदल लिया है, आपने क्या क्या कहाँ पे कौन सा सामान रखना है उसको कैसे डिफाइन किया है, आपने सेम सामान सेम जगह पे दोबारा रख रहे हैं कि नहीं रख रहे, उसका क्या मैकेनिज्म है, वो सब कुछ
आपको चेक करना चाहिए, लाइन मार्किंग करना चाहिए, कौन सा सामान कहाँ पे रखेंगे लिखना चाहिए, नेम भी डिस्प्ले होना चाहिए और विजुअल फैक्ट्री पूरा आपका होना चाहिए। दूसरा क्या रह गया इसमें आप देखेंगे, कुछ कलर कोडिंग कर दीजिए, कुछ गैंगो का पेंटिंग कर दीजिए, जैसे वर्किंग एरिया का पेंटिंग कर दीजिए, ये सब चीज़ के ऊपर भी आपको ध्यान देना। उसके बाद क्या होता है, RYGB रिड्यूस इन्वेंट्री, इसका मतलब क्या होता है, ना एक्सेस डिजाइन, और दूसरा होता है रीऑर्डर और क्रिटिकल। इसी हिसाब से आपको सप्लाई जो भी आपका आइटम है उसको इसी लेवल पे रखना है। रह गया इन्वेंट्री कंट्रोल ऑफ स्पेयर। आप स्पेयर को इन्वेंट्री कैसे कंट्रोल कर रहे हो, आपका सामान आपको देख के ही पता हो जाना चाहिए कि कौन सा सामान मेरा खत्म होने वाला है, कौन सा सेफ्टी स्टॉक में है, कौन सा अभी क्रिटिकल में जा रहा है, कौन सा अभी मिडिल स्टेज में है कि नहीं, अभी मेरे को ऑर्डर प्लेस करना चाहिए, आपको देख के पता होना। नेक्स्ट क्या हो गया, इन्वेंट्री कंट्रोल इन स्टोर। स्टोर में भी सेम आपको पता होना चाहिए कौन सा आपका क्रिटिकल जोन में आ गया, मतलब रेड येलो ग्रीन, इसी मार्किंग के हिसाब से रखना पड़ेगा। ग्रीन मतलब आपका ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है, अभी सामान आपके पास है स्टॉक, आज का रिक्वायरमेंट। येलो मतलब ऑर्डर प्लेस करने का टाइम आ गया। रेड मतलब अब ऑर्डर नहीं आएगा और मेरा अभी माल खत्म हो जाएगा कि लॉसेस हो जाएगा, आपको इंडिकेशन मिल जाएगा कि आपका मेटेरियल का लेवल क्या है, आपको क्या लॉस होने वाला है। उसके बाद आपको फीफो मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो भी देखना है, फीफो का क्या प्रोसीजर होता है, कैसे आप रख रहे हो उसको भी आपको। नेक्स्ट जो सेटन में आपको क्या है, शैडो बोर्ड फॉर गेजेस। आप जो सामान रखे हो उसका शैडो बोर्ड कैसा है, शैडो बोर्ड वाइज रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा आइटम, कौन सा इंस्ट्रूमेंट और कौन सा स्पेयर पार्ट्स जो कि डे टू डे लाइफ में यूज होता है वो है कि नहीं है, तो है तो कितना है, उसका नंबरिंग के हिसाब से सब शैडो बोर्ड भी आप अप्लाई कर सकते हो, उसको भी आप। दूसरा रह गया कि आउटलाइन द स्ट्रैटेजी इन ड्रॉयर। आप जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं उनका ड्रॉयर कैसे मेंटेन होता है वो भी चेक कर सकते हैं ऑफिस में। ऑफिस जाके भी आपको चेक करना है, जो आपके साथ जुड़े हुए हैं वो पहले से अपना एरिया, वो जो जहाँ पे काम कर रहे हैं उनका माइंड थिंकिंग को भी आपको चेक करना है। वो अपना एरिया ठीक नहीं कर पा रहे तो आपका ऑर्गेनाइजेशन को क्या ठीक करेंगे, उसी एंगल से आपको देखना है और चेक करना है, ऑडिट भी उसी सेटन क्या होता है, तो इसमें शैडो बोर्ड पर टूल्स गेजेस, आपको शैडो बोर्ड के हिसाब से देखना है कि कौन सा टूल कैसे रखना है, शैडो बोर्ड बना के आपको डिस्प्ले करना है और उसी हिसाब से आपको उसको मेंटेन करना है। नेक्स्ट क्या रह गया कि जो फाइल्स है ऑफिस का, कि आपका प्रोडक्शन का फाइल है, क्वालिटी का फाइल है, मेंटेनेंस का फाइल है, वो कैसे रख रहे हो, उसका मैकेनिज्म क्या है, कैसे नाम दिए हो फाइल का, जो डॉक्यूमेंटेशन कैसे किया गया है, जो भी अलमीरा वगैरह में रख रहे हो कि रैक में रख रहे हो उसका कैसे नंबरिंग किए हो, और कहाँ पे रख रहे हो उसका लोकेशन कैसे आपने डिफाइन किया, वो सब चीज़ के ऊपर आपको देना है। ये थोड़ा बिफोर आफ्टर का फोटो में दिखाने का कोशिश किया हूँ, कैसा पहले का मशीन का कंडीशन था, अभी मशीन का कंडीशन कैसा हो गया है, कहाँ पे आप कौन सा स्पेयर रख रहे हो, ये बिफोर आफ्टर फोटो। उसके बाद विजिबल इन्वेंट्री कंट्रोल आपको करना है कि कौन सा रेड में है, कौन सा ग्रीन में है, आप इन्वेंट्री कंट्रोल के ऊपर काम भी कर। दैट मीन्स इजीली आप क्लियरली आप काउंट कर सकते हो। मान लीजिए कि आपने 5 लाइन पे कुछ सामान रखा और एक लाइन पे आप मैक्सिमम 3 लेयर रख सकते हो और एक में 3 रख रहे हो, इसका मतलब हो गया कि टोटल 9 आइटम आएगा एक रो में, तो आपके पास 4 रो है तो आपका मतलब 4 into 9 के हिसाब से आप सामान रख सकते हो। उसके बाद क्या हो जाएगा, आप इसी हिसाब से मैं रख सकते हो, कलर वाइज भी आप आइटम को, मतलब डिफरेंट आइटम को डिफरेंट रो वाइज भी रख सकते हो, आइटम वाइज भी रख सकते हो। एक दूसरा तरीका है आइटम वाइज क्वांटिटी वाइज आप इसको भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, मतलब विजिबल इन्वेंटरी कंट्रोल, कौन सा एक्सेस है कौन सा दिख रहा था, ऐसा दिख रहा है कि सेसो आपको क्लीनिंग कैसे करना है, खाली तो क्लीनिंग नहीं करना है, क्लीनिंग करते करते आपको फॉल्ट फाइंडिंग करना है कि जो फाइल्स को डिटेक्ट करता है कि क्लीनिंग का फ्रीक्वेंसी बढ़ाता है उसको कैसे कम किया जाए, उसके ऊपर भी काम करना है। ये आपको दिखा रहा है कि जो अनवांटेड मटेरियल है और जो लोग जो जहाँ पे काम कर रहे हैं वो उसको आप कैसे साफ सफाई रखेंगे। ये क्लीनिंग का कुछ फोटोज है जो कि जितना भी फोटोज है वो सब गूगल से जो अवेलेबल है, हम उसको लेके आपको थोड़ा सा बताने का कोशिश किया है। और ये एक अच्छा फैक्ट्री है जो कि ऑटोमोबाइल मोबाइल फैक्ट्री का फोटो आप देख रहे हैं कितना अच्छा दिखता है, आपको काम करने के लिए भी मजा। और ये होता है सेसो। सेसो होता है क्या, क्लीनिंग। क्लीनिंग आप क्लीनिंग का कंपनी में कैसे आप फॉलो करते हैं, क्लीनिंग कैसा होता है, कितना इन्वॉल्वमेंट है लोगों का क्लीनिंग में, आपका जो भी लोग काम करते हैं, तो ये होता है एक अच्छा क्लीनिंग का एक फोटो मिलेगा कि सम एविडेंस ऑफ स्टैंडर्डाइज वर्क एरियाज। आपको कुछ एविडेंस कलेक्ट करना है कि, और नहीं तो आपको उनको कुछ दिखाना है कि ये ऐसा स्टैंडर्डाइज हो सकता है, तो स्टैंडर्ड करना है, कलर कोडिंग कैसा होगा, कैंगो का कलर क्या होगा, आपका पिलर का कलर क्या होगा, आपका रिजेक्शन एरिया का क्या होगा, कि आपका जो नीड बेस्ड आइटम है उसका कलर कैसा होगा और कहाँ पे रखोगे, कैसे आइडेंटिफाई करोगे, वो सब विजिबल होना चाहिए। मतलब क्लियर, शाइनी एंड आइजाइल और वेज, मतलब आपका क्या क्लियर होना चाहिए हर बार, और वो एकदम चमकदार होना चाहिए, और कलर कोडेड एरिया, मतलब कलर कोडिंग भी करना चाहिए, कुछ स्लोगन बैनर्स भी ये कुछ लगाना चाहिए, और नो वर्क इन प्रोग्रेस,
WIP कहाँ रख रहे हो, वन पीस फ्लो कैसे होता है, स्टैंडर्डाइज वर्कशीट कैसे आप मेंटेन करते हो, वर्कशीट आप कैसे मेंटेन कर रहे हो, कैसे रख रहे हो, कैसे स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हो, उस सभी के बारे में कुछ एविडेंस आपको कलेक्ट करना है। उसी एंगल से आपको नेक्स्ट हो गया कि आपका सस्टेनेंस क्या रह गया, सस्टेनेंस की आप जो 5S इम्प्लीमेंट लोग आपने किया है, आपने जो सजेशन दिया है कि उन्होंने पहले से कुछ इम्प्लीमेंट किया है, उसको सस्टेनेंस करने के लिए उन्होंने क्या क्या एक्शन ले रहे हैं। दैट मीन्स सस्टेनेंस अवॉइड सर्टेन प्रॉब्लम्स done with the objectives of achieving higher productivity and better quality through good employee morale। आपको लोगों का मोरल को बढ़ाते हुए आपका जो प्रोडक्शन लेवल है उसको बढ़ाते रहना, और आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ते रहेगा तो आपका कंपनी डेफिनेटली मार्केट में सर्वाइव करेगा। आपको उसी एंगल से सोचना है कि क्या जो आप जहाँ पे ऑडिट करने के लिए गए हो, क्या जो लोग उस कंपनी में काम कर रहे हैं वो उसी दिशा में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सस्टेनेंस के लिए क्या क्या उन्होंने एक्शन ले रहे हैं, आपको उसको भी देखना है। तो ये पूरा जो सेशन है इसमें हमने पूरा कवर किया हुआ है कि फर्स्ट पार्ट में क्या 5S असेसर क्या होता है, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ असेसर क्या होता है, 5S असेस करने के टाइम आपको आपका देखने का स्टाइल क्या होना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट आप चेक करोगे, और थोड़ा सा देख इसमें आपका सस्टेनेंस अवॉइड सर्टेन प्रॉब्लम, दैट मींस ऑन रेटेड आइटम्स बीइंग पील्ड ऑफ एज सून एज सर्टेन इज कंप्लीटेड। जो ऑन रेटेड आइटम है उसको आपको कैसे मूव कर रहे हो उसके ऊपर सस्टेनेंस डिपेंड देखना चाहिए। No matter how well set in order is planned and implemented, but tools and digits do not get returned to their design place after use। आपको ये देखना है कि जो टूल है आप कितना 1:2 फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है, उससे बेटर है कि वो फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप उसको चेक करना चाहिए। कि जो रह गया कि आपका बिफोर आफ्टर देखना चाहिए कैसा था, अभी का कंडीशन कैसा है, अपने उसका कुछ वीडियो लेना है। आपको फिक्स्ड पॉइंट फोटोग्राफी और होता है वर्स्ट पॉइंट फोटोग्राफी के हिसाब से आपको फोटो खींचते हुए आपको डेली बेसिस में ट्रैक करना है कि जो फिक्स्ड पॉइंट फोटोग्राफी है उसको मेंटेन किया जा रहा है कि नहीं जा रहा है, और वर्स्ट पॉइंट फोटोग्राफी है जो कि कौन सा एरिया जो खराब है आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो, उसका भी आपको डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करना है। फिक्स्ड पॉइंट फोटोग्राफी का मार्किंग, उसका हाइट सब कुछ चेक करना चाहिए। ये मैंने 5S वीडियो में डिटेल से आपको सिखाऊंगा कि क्या होता है फिक्स्ड पॉइंट फोटोग्राफी और पोस्ट पॉइंट फोटोग्राफी। दूसरा एक अदर वीडियो में हम देख लेंगे, लंबा हो जाएगा सेशन। कि आपको हाईवेज जो सस्टेनेंस करना क्यों जरूरी है, क्योंकि आइटम्स आर लेफ्ट प्रोट्रूडिंग इनटू वर्कवेज causing people to trip and get injured। आप गैंगवे में तो सामान रख रहे हो और सडन आपको काम करने के लिए दिक्कत आ रहा है कि कहीं भी इमरजेंसी हो गया, गैंगवे में सामान रख के लोग जा नहीं पा रहे हैं, कि आपका मेट्रो मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, तो ये 5S करके कुछ फायदा नहीं है। तो ये सब चीज भी आपको देखना है कि यह फॉलो हो रहा है कि नहीं। नेक्स्ट क्या हो गया कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, 5S का इम्प्लीमेंटेशन कैसा हुआ है, क्या ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रॉपर 5S ट्रेनिंग के लिए क्या क्या चाहिए कि 5 सीरीज सेटन सेसो सीकेसो सीट के ये जो 5 स्टेप है उन्होंने कैसे फॉलो किया है। हाँ, और फॉलो करने के टाइम पे क्या क्या उन्होंने ध्यान दिया है, ये सब चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, उसी एंगल से भी आपको सोचना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, ऑल अबाउट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ 5S, कैसे आपका उनके जो लोग काम कर रहे हैं उनका अंडरस्टैंडिंग क्या है, उनका 5S का नॉलेज क्या है,